हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 8 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने 7 पार्ट तक कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में टोटल 35 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस मिलेंगे, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों मिलाकर के मैंने क्वेश्चंस को रेडी किया। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है कि पानी में निम्न में से एक की अधिक मात्रा में उपस्थित होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। एक्चुअली यहाँ पे सिंड्रोम होना चाहिए था, सिद्धांत नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स पानी में अगर अधिक मात्रा में नाइट्रेट्स उपस्थित होता है तो उसका कारण ये बनता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ब्लू बेबी सिंड्रोम से अधिक मात्रा में जो ग्रसित होते हैं वो शिशु बच्चे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शिशु होते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि शिशु में जो आरबीसी मौजूद होता है, आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या करता है कि मेथेमोग्लोबिन में बदल जाता है। जिसके क्या होता है फ्रेंड्स कि यह हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है उसमें बाधा डालता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का वहन करना पूरे शरीर में। लेकिन ये क्या करता है, उसका बाधा बनता है, उसका अपोजिट ये कार्य करना रहता है। यानी ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को संचरित नहीं होने देता, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स कि बच्चों में साइनसिस हो जाता है और शिशु का जो त्वचा होता है वो नीला, ग्रे या फिर लेवेंडर कलर का हो जाता है। इसी को कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 मात्रा सूची 2 इकाई के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को दी गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक एक करके मैच करके देखते हैं कौन किसके साथ मैच होता है। आपको पता है फ्रेंड्स उच्च वेग जो होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो मैक बिल्कुल करेक्ट है कि जो मैक संख्या होता है वो क्या होता है? वेग होता है। अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं कि मैक संख्या का प्रयोग उस वस्तु का वेग है, यानी कह सकते हैं कि मैक संख्या जो उस वस्तु का वेग होता है जिसका वेग ध्वनि के वेग के लगभग बराबर होता है, तो कह सकते हैं कि उच्च वेग यानी कि मैक संख्या से मैच करा सकते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य को पता है फ्रेंड, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बी के साथ 2 मैच होना चाहिए। तो हम देखते हैं ऑप्शंस कहाँ पे मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शंस ए भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। दाब का जो मात्रक होता है बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, पास्कल। यहाँ पे सी के साथ 3 मैच होना चाहिए और ऊर्जा का मात्रक जूल। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट तरीके से मैच किया गया। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गैलीलियो की गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि बी करेक्ट आंसर हो जाता है। न्यूटन का पहला नियम। ठीक है फ्रेंड्स, गति का जो लॉ है उसका फर्स्ट जो लॉ होगा उसी को कहा जाता है गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम। क्लियर, इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, गैलीलियो के अनुसार ये बात कही गई थी कि किसी गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के वर्ग के समानुपाती होता है। ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। क्लियर, फोर्थ क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाए, यानी कि जब किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वेगों को अगर दुगना कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर यहाँ पे मैं ऑप्शंस बोलूँ, ऑप्शन सी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि संवेग दुगना हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस में अगर त्वरण से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करते तो वो 4 गुना हो जाता तो ही पॉसिबल होता, और पी से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि संवेग कैसे हो जाएगा 2 गुना। तो आपको पता है फ्रेंड्स पी बराबर एम बी होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, जो मोमेंटस होता है यानी कि पी से डिनोट किया जाता है संवेग बराबर क्या होता है? मास गुने वेलोसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, मास गुने यानी कि द्रव्यमान गुने जो कि वेग। अगर यहाँ पे क्या बोला जाता है कि वेग को दोगुना कर दिया, तो मैं आपको मान लेता हूँ कि वेग जो है वो 2v के बराबर हो जाता है। अब आप बताओ कि ये पहले से 1 था, p1 था, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये p2 हो जाता है। जब p2 निकलेगा तो वो क्या निकलेगा? इसको हटाते थोड़ा। तो देखिए p2 जब निकालेंगे तो हम क्या लिखेगा? 2mv। अब बताइए फ्रेंड्स कि mv तो पहले से p1 था, तो कितना हो गया? पहले की तुलना में वो दुगना हो रहा है कि नहीं? 2p1 हो गया। तो यही कह सकते हैं कि हमारा जो संवेग होगा वो दुगना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पे 4 गुना होता तो वो पॉसिबल हो सकता था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिणाम है, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सदिश राशि बताना है कि कौन सदिश परिणाम होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर का। वेग आपका एक प्रकार का सदिश राशि में अंतर्गत आता है, और एक चीज़ आपको अच्छे से पता हो कि अदिश और सदिश क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समान गति वाला पिंड। अब आपको बताना है कि एक समान गति वाला पिंड क्या होता है, त्वरित होता है नहीं होता, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि त्वरित का मतलब क्या होता है। एक समान गति में चलने वाली जो वस्तु होती है वो त्वरित उत्पन्न नहीं, यानी कि त्वरण उत्पन्न नहीं करती है। इसका सीधा सा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि त्वरण का मतलब आपको पता होना चाहिए कि त्वरण क्या होता है।
तो त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। अब मैं बताऊं फ्रेंड्स कि मान लीजिए कोई कार है, अब स्टार्टिंग से ही वो अपना जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्टार्ट करते चलाना, और वो जहाँ तक उसको जाना है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही जाता है, ना तो उसका स्पीड में थोड़ा बहुत भी चेंजिंग होता है। तो जब तक उसके वेग में कोई चेंजिंग ही नहीं होगा तो क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा ही नहीं, क्योंकि त्वरण का ये तो सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु का त्वरण कहलाता है। तो जब इसके वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ तो त्वरण उत्पन्न होगा कहाँ, तो यही तो बोला जा रहा है कि एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉकेट जो होता है फ्रेंड्स वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कार्य करता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी आपको ये चीज़ पता होगा कि न्यूटन के थर्ड लॉ पे कार्य करता है। ठीक है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ को ही तो कहा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसलिए ऑप्शन हमारे ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताना है कि मास की इकाई नहीं है। तो देखिए पॉइंट, ग्राम और किलोग्राम ये सभी तो हम लोग द्रव्यमान के रूप में ही मापते हैं, लेकिन डाइन जो होता है फ्रेंड्स ये एक प्रकार का क्या, बल का सीजीएस मात्रक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, लेकिन जो डाइन होता है वो इसका सीजीएस मात्रक होता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। तो वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड का जो गति का उदाहरण होता है वो फ्रेंड्स होता है समान चाल और समान वेग का। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप होती है। देखिए जड़त्व का माप हम लोग उसका कर सकते हैं जिसका द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि जड़त्व की माप डायरेक्ट द्रव्यमान से रिलेटेड होता है। ये इस तरह से कह सकते हैं कि कभी कभी ये पूछ जाता है कि किस वस्तु का द्रव्यमान किस वस्तु का जड़त्व सबसे अधिक होगा, तो जिसका भी द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसका जड़त्व अधिक होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर दो वस्तु ले लीजिए जिसमें जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वो उसका जो जड़त्व होगा वो ऑटोमेटिकली अधिक होता है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, जड़त्व की माप जो होती है वो द्रव्यमान से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत या फिर पानी क्यों नहीं पी सकता। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्चुअली होता क्या है कि आपको ये पता है कि चंद्रमा पर कोई गैस मौजूद नहीं है। इस तरह से कह सकते हैं कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल न होने की वजह से ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी अंतरिक्ष यात्री जो है वो वहाँ के क्या होता है कि डायरेक्ट वो नली की सहायता से नींबू का शरबत या फिर पानी इस तरह से कोई भी लिक्विड को नहीं पी सकता है। ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगता है, यानी कि अपथ्रस्ट जो लगता है नीचे से जो बल लगता है वो कितना बल लगता है। तो हम लोग जब लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखेंगे तो उस पर नीचे से एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स अपथ्रस्ट फोर्स, या फिर इंग्लिश में हिंदी में इसको उत्प्लावन बल कहते हैं। और ये उतना ही लगता है जितना लकड़ी का भार होता है, यानी कह सकते हैं कि लकड़ी के भार के बराबर लगता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वह दशा जिसमें फ्रेंड्स वाष्पोत्सर्जन अधिक हो तेजी से होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो अधिक कब होगी, जब तापमान अधिक मात्रा में होगा तो भी तो होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को टिक कर सकते हैं, निम्न नमी हो और फ्रेंड्स उच्च तापमान हो, हाई टेम्परेचर होगा तो वाष्पोत्सर्जन का जो दर होगा वो काफ़ी तेजी से होगा, इसलिए ऑप्शन बी को आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या। तो मैंने आपको फ्रेंड्स मॉक टेस्ट का जो 77 पार्ट था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि थर्मोस्टेट क्या होता है। थर्मोस्टेट हम लोग फ्रेंड्स किसी यंत्र में, किसी युक्ति में, वो उस चीज़ को हम कहते हैं जब वो तापमान को बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि समान तापमान बनाए रखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसी को कहते हैं थर्मोस्टेट। तो ऑप्शन यहाँ पे सी को बिल्कुल आराम से आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स कि कामिनी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी फ्रेंड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे और उसके बाद अपना राइट आंसर को चूज करेंगे। हमें यहाँ पे बताना क्या है कि कौन सा कथन गलत है। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि कामिनी ने 17 सितंबर 1997 से काम करना शुरू किया।
कल्पक्कम कहाँ पे फ्रेंड्स, तमिलनाडु में पड़ता है और ये बिल्कुल करेक्ट है। पर मिनी रिएक्टर है जो कि स्टार्टिंग कब से हुआ था, 1997 से काम करना शुरू किया था। पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड पॉइंट क्या है कि ईंधन के रूप में इसमें थोरियम 31 का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट में क्या दिया गया फ्रेंड्स कि शीतलन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहीं पे ये गलत किया जा रहा है, क्योंकि शीतलन के रूप में फ्रेंड्स इसमें जो आपका कल्पक्का मिनी रिएक्टर है इसमें शीतलन के रूप में गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इसलिए ऑप्शन थर्ड यहाँ पे गलत होगा। केवल थर्ड को हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, क्लिक नहीं टिक करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि सल्फाराइड, ठीक है फ्रेंड, सल्फाराइड किस तत्व का अयस्क है। तो जो सल्फाराइड अयस्क होता है ये नॉर्मली आप कह सकते हैं कि इसमें मुख्य जो मात्रा होती है, मुख्य अयस्क होता है जिंक का। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा कि यह जो होता है ये फ्रेंड जस्ता का अयस्क होता है, लेकिन इसमें लोहा भी मौजूद होता है। जब लोहे की मात्रा अधिक होती है तो उस समय हम लोग कहते हैं कि अपारदर्शी किस्म में मर्मेटाइट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। एक्चुअली इसको हम ये कह सकते हैं कि जिंक सल्फाइड का एक क्रिस्टलीय रूप होता है। ठीक है, जिंक सल्फाइड का क्रिस्टलीय रूप होता है, इसलिए जिंक का ये मुख्य अयस्क माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे तत्व नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप स्क्रीन पे मैंने एक पिक्चर लगा रखा है, आप इस पिक्चर को देख करके समझ सकते हैं कि कौन कौन सूक्ष्म पोषक तत्व में के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा, बोरॉन, जिंक, तांबा, मैग्नीज, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे तमाम जो आते हैं वो जो कि पोषक सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स सोडियम जो होता है वो कोबाल्ट होता है, निकेल आता है, ये सभी इसके अंतर्गत नहीं आते, इसलिए ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन है। तो हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील जो होता है फ्रेंड्स कौन होता है, तो फ्लोरीन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स ये सभी हैलोजनों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी होता है और सबसे अधिक क्रियाशील भी होता है। क्लियर। हैलोजन की अगर बात करें तो फ्रेंड्स हैलोजन की जो क्रियाशीलता होती है वो क्रम में, यानी कि फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक बढ़ने पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से हम जाएंगे तो घटते जाता है। सबसे अधिक फ्लोरीन का और सबसे कम नीचे तरफ जाएंगे तो वो घटते जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिलहाल ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन में क्या दिया कि गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य के ताप पर गैस अणु क्या होता है। परम शून्य के ताप पर फ्रेंड्स गैस के जो अणु होते हैं वो गति करना बंद कर देते हैं, गति को रोक देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन बिंदु क्या होगा। क्वथन बिंदु का मतलब फ्रेंड्स बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आपको ये चीज़ पता होगा क्लियरली फ्रेंड्स कि नॉर्मली आप ये समझ सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगा कि आप पहाड़ पे जाते हैं तो क्या होता है। पहाड़ पे जो जाते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पे एक्चुअली होता क्या कि पहाड़ के ऊपरी भाग पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण क्वथनांक भी कम हो जाता है और तथा भोजन जो होता है वो फ्रेंड्स वो क्या काफ़ी देर से पकता है, ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ता है और दाब घटने पे क्वथनांक भी घटता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है, क्वथन बिंदु भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता है कि अशुद्ध कपूर को निम्नलिखित में से किस प्रकार शुद्ध किया जाता है। तो बात अगर कपूर की है तो बस आपको वहाँ पे सिंपली एक क्वेश्चन को टिक करना, एक ऑप्शन को टिक करना है, वो है ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन। ठीक है फ्रेंड्स, कपूर की बात जब भी है तो आप सब्लिमेशन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जा सकता है ऊर्ध्वापातन की प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, ऊर्ध्वापातन में क्या होता है फ्रेंड्स कि जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट लिक्विड में ना चेंज होकर के वो क्या करता है कि वो डायरेक्ट वेपर में, यानी कि जो कि गैस से फॉर्म में चला जाता है, उसी को हम कहते हैं ऊर्ध्वापातन। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि आप स्थिर वायु में धूल कण को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे, जो कि कण दिखाई देंगे, कण की बात की जा रही है। तो इस परिघटना को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस परिघटना को हम लोग ब्राउनी गति के नाम से कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है कि कण जो देखने को मिलता है और वो क्या करते हैं फ्रेंड्स वायु में धूल कण को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग इधर उधर चलते रहते हैं। चलने का मतलब कि इधर उधर गति करते हैं, तो उस गति को हम लोग ब्राउनी गति के नाम से कहते हैं। आपका एक छोटा सा क्वेश्चन, मैंने अब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए नीचे कमेंट करके, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, नीचे आप कमेंट्स करके बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
तो दूध से दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम लोग खमीरीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रक्रिया में कौन भाग लेता है, तो जीवाणु, और जीवाणु में कौन होता है, तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है। तो आप सभी को पता है, कई बार आप क्वेश्चन ये देखे होंगे, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिला होगा कि शुष्क जो बर्फ होता है फ्रेंड्स वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, इस पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा। तो 0 डिग्री का मतलब फ्रेंड्स आपको पता है कि 0 डिग्री पे सारा पानी जो होता है वो क्या होता है कि जम जाता है, पानी यानी कि बर्फ के रूप में रहता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सारा पानी जो होगा बर्फ बन जाएगा। बर्फ तो ऑलरेडी बर्फ ही रहेगा, पानी लेकिन क्या होगा, कटोरे में रखा हुआ जो सारा पानी होगा 0 डिग्री आते ही वो क्या होगा कि वो फ्रीज हो जाएगा और जम करके वो सारा पानी बर्फ के रूप में ले लेगा। क्लियर, तो ऑप्शन बी को हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि डाइकोट तने में जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन सी परत मौजूद होती है। तो मैंने फ्रेंड्स आपको एक बार बताया था कि जो हम लोग देखते हैं कि जो पेड़ का वलय गिन करके उसकी आयु का निर्धारण करते हैं कि कितनी वलय है तो कितना उसमें जितने रिंग होते हैं उसकी आयु उतनी निर्धारित की जाती है। तो उसी मैंने आपको ये बताया था कि दोनों के मध्य जो जाइलम और फ्लोएम के बीच जो परत होती है उसको हम लोग कैम्बियन के नाम से कहते हैं। और ये कैम्बियन ही क्या करता है कि वो जो वलय बनाता है वो कैम्बियन ही बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, डीएनए जो होता है वो कहाँ पे होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि सूत्रकर्णिका, केंद्रक और हरित लवक। सूत्रकर्णिका का मतलब मैंने आपको बताया था, कई बार बताया कि सूत्रकर्णिका का मतलब ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्रकर्णिका कहा जाता है। तो सूत्रकर्णिका, केंद्रक और हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें डीएनए होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए को हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पादप कोशिका होती है वो जंतु कोशिका से इस तरह से भिन्न कह सकती है कोशिका भित्ति के कारण, क्योंकि कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका में मौजूद होता है लेकिन फ्रेंड्स जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो भिन्नता है वो कोशिका भित्ति को ही लेकर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकर्णिका की संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन बताया था फ्रेंड्स कि ऊपर से कई बार बताया, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन करके बताया कि सूत्रकर्णिका जो होती है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जीवाणु में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकर्णिका अनुपस्थित होता है यानी कि उपस्थित नहीं होता है। जीवाणु कोशिका में डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है और फास्फोलिपिड आदि पाए जाते हैं, लेकिन उसमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित जंतु ऊतकों में से कौन सा ऊतक हार्मोन और ऊष्मा का परिवहन करता है और जल संतुलन बनाए रखता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी यानी कि रक्त। ठीक है फ्रेंड्स, रक्त जो होता है एक प्रकार का हार्मोन तथा ऊष्मा का परिवहन करता है। ये पॉइंट्स याद रखेंगे। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है, तो ये एक प्रकार का रक्त संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है और रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है 7.4 होता है और इसके जब 7.4 हुआ तो एक हल्का क्षारीय होता है। ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन वनस्पति और जंतु दोनों में ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी फ्रेंड्स वनस्पति और जंतु दोनों में ही पाए जाने वाले वो कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये तीनों जो होते हैं वो दोनों में उपस्थित होते हैं, वनस्पति में भी और जंतु में भी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। जहाँ भी कोशिका भित्ति दिखे तो वहाँ पे आपको काट देना है, क्योंकि फ्रेंड्स कोशिका भित्ति जो कि ये सिर्फ और सिर्फ वनस्पति कह सकते हैं पादप में पाया जाता है लेकिन जंतु में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुवांशिकी परीक्षण यानी फ्रेंड्स जेनेटिक स्क्रीनिंग भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि किसी मनुष्य में एक विशिष्ट जीन की उपस्थिति की जांच के लिए डीएनए का विश्लेषण करना, उसी को कहते हैं जेनेटिक स्क्रीनिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी फ्रेंड फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे राइट आंसर क्या होगा, कौन सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि मानव शरीर में उरु अस्थि यानी फ्रेंड्स फीमर, ध्यान रखिएगा फीमर को ही उरु अस्थि कहा जाता है। सबसे लंबी अस्थि होती है, बिल्कुल करेक्ट है कि जांग की हड्डी होती है सबसे लंबी होती है। ठीक है,
सेकंड क्या कि हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया भी है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि एथलीट फुट रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। यहाँ पे ये पॉइंट्स गलत किया गया। एथलीट फुट जो होता है वो कवक से होने वाला, फंगस से होने वाला एक रोग होता है, तो ये थर्ड पॉइंट हमारा गलत किया गया, इसलिए फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए को हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन यानी कि ओसिफिकेशन परीक्षण किया जाता है। अस्थि भवन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में ओसिफिकेशन कहते हैं। और आप एक चीज़ याद रखो कि इंग्लिश वाला ऑडी ही पूछा जाएगा एग्जाम्स में, अस्थि भवन तो पूछा नहीं जा सकता। ठीक है। ओसिफिकेशन जो परीक्षण होता है किस लिए किया जाता है, तो आयु को ज्ञात करने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इस पॉइंट्स को याद रखेंगे, यानी कि अस्थि भवन जो परीक्षण होता है इस विधि द्वारा मानव की आयु ज्ञात की जाती है, तो अंतरिम आयु ज्ञात करने के लिए इस परीक्षण का प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि ऑस्टियोसाइट खाली स्थान में पाए जाते हैं। जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं फ्रेंड्स ये अस्थि में पाए जाते हैं, आपको पता होगा, नाम से ही क्लियर होता है, ऑस्टियो यानी कि ऑस्टियोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं अस्थि में। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि इन्हीं कोशिकाओं की सहायता से अस्थि का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑस्टियोसाइट जो होते हैं, ऑस्टियोसाइट की मदद से ही हमारा अस्थि जो होता है, हड्डी होता है, उसका निर्माण होता है। क्लियर फ्रेंड्स। अब आपके लिए क्यूज क्वेश्चन यहाँ से ये मैं पूछता हूँ, आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है कि जो रक्त होता है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा, देखते हैं कितने लोग कमेंट्स करके बताना है। तो फिलहाल क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।